देखिए, सच पूछिए तो दोनों पार्टी की स्थिति के बारे में यदि कंपैरिजन कीजिए तो कांग्रेस के लोग तो तैयार बैठे हुए हैं। जेडीयू के लोग थोड़ा नीतीश जी का चेहरा भी देख रहे हैं, कितने दिनों तक साथ रहे तो। लेकिन कांग्रेस में कुछ नहीं है, सब लोग तैयार बैठे हुए हैं। जिस दिन किस दिन क्या हो जाए आप देखिएगा कि संभव यह भी हो सकता है कि जेडीयू से पहले कांग्रेस में ही न खेला हो जाए बिहार में। तो ऐसी स्थिति है, लेकिन हम कोई यह नहीं कह रहे हैं कि उसके लिए हम लोग कोई ध्यान रखे हुए हैं, लेकिन जो सच है उसकी जो जानकारी मुझको है यह हम बता रहे हैं। नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। और उस टाइम्स ऑफ स्वराज की खास कार्यक्रम बिहार में कुछ होने वाला है क्या? जी हाँ, स्वाभाविक तौर पर जिस तरीके से महाराष्ट्र में राजनीतिक घटनाक्रम हुई है तो अब सबकी नज़र बिहार पर टिकी हुई है, क्योंकि विपक्षी एकता को लेकर जिस मजबूती के साथ शरद पवार और ममता बनर्जी और नीतीश कुमार खड़े थे, ऐसे में शरद पवार पर जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है तो अब बारी नीतीश की है, क्योंकि ममता बनर्जी के सत्ता पे सेंधमारी करना काफ़ी मुश्किल है। कई बार बीजेपी प्रयोग भी कर चुकी है लेकिन वो सफल नहीं हुआ है। ऐसे में बिहार में कब सर्जिकल स्ट्राइक होगा लोटस का, इसको लेकर चर्चा दिल्ली से लेकर पटना की राजधानी के गलियारे से लेकर बिहार के हर गली और मोहल्ले में जोर शोर से हो रही है। लेकिन बिहार में भी ऑपरेशन लोटस करना उतना ही मुश्किल है जितना मुश्किल बंगाल में है, जितना मुश्किल राजस्थान में रहा, जितना मुश्किल छत्तीसगढ़ में है और जितना मुश्किल तमिलनाडु में है, जितना मुश्किल कर्नाटक में रहा। क्योंकि सीटों के आधार पर, विधायकी के आधार पर यहाँ पे नीतीश कुमार के पार्टी को तोड़ा नहीं जा सकता है, ये तय है। तो फिर यहाँ होगा क्या और इसकी संभावना क्या है, ये बड़ा सवाल है। तो है, नीतीश सब कुछ दांव पर लगा सकते हैं। जी हाँ, संभावनाएं हैं। तय नीतीश को करना है। वो शरद पवार की तरह डटे रहते हैं या फिर अजीत पवार की तरह बीजेपी से समझौता कर लेते हैं। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि जिस दबाव में अजीत पवार, छगन भुजबल सहित बाकी एनसीपी के जो नेता गए हैं, उसके पीछे क्या वजह है? एक तो सत्ता और दूसरा जो घोटाले किए हुए हैं, उस घोटाले में उन्हें आने वाले समय में ईडी और सीबीआई तंग न करे। और ये चीज़ें पिछले कई महीने से चल रही थी महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में इस तरह की घटना घटेगी इसका अंदेशा पूरी मीडिया को भी था और शरद पवार को भी था। शरद पवार कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से इसको रोका जाए, और वो चाह रहे थे कि जिस महाराष्ट्र में जो गठबंधन बना है उस गठबंधन के सहारे हम बीजेपी को 2024 में पटकनी दें। बीजेपी भी अपने तरीके से लगी हुई थी तोड़ने में और वहाँ वो कामयाब रही। लेकिन शरद पवार ने क्या झुकने का तैयार नहीं हुए। शरद पवार अकेले रहना मंजूर किए लेकिन वो बीजेपी की बातों पर नहीं आए। शरद पवार से भी कोशिश हुई, उनसे भी लगातार अडानी मिलने गए थे, मतलब अंबानी मिलने गए थे, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी हाल के दिनों में। अगर देखें तो पूरी कोशिश हुई कि शरद पवार सहित पूरे एनसीपी को ले आया जाए बीजेपी के फोल्डर में, लेकिन वो नहीं आए तो उनकी पूरी पार्टी तोड़ दी गई। नीतीश के साथ क्या है? नीतीश के साथ जो उनके 2-3 खास लोग हैं, संजय झा हो गए, अशोक चौधरी हो गए, ललन सिंह हो गए और विजय चौधरी हो गए, ये 4 लोग हैं। अगर पॉलिटिकली रूप से अगर आप देखें तो इन 4 लोगों में से जो जिन पर रेड हुआ है, अब इन चीज़ों को समझिए, गब्बू सिंह और कारू सिंह पर ये रेड समझने के लिए काफ़ी है कि ललन सिंह, संजय झा और विजय चौधरी को घेरने की तैयारी शुरू है। क्योंकि कई बार बीजेपी के कई बड़े नेता ने मुझसे भी संपर्क किया था कि भाई जल संसाधन विभाग में का बीट आप देखते थे अपने दौर में,
बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। कुछ स्टोरी अगर, कुछ एविडेंस अगर आपके पास भी हो तो बताइए। हम 3-4 महीने पहले की बात कर रहे हैं। हमने अपने खबर में कई जगह कोट भी किए कि जल संसाधन विभाग पर जल्द ही सर्जिकल स्ट्राइक होने वाला है, और वो हो ही रहा है। कारू सिंह पर स्ट्राइक उसी का एक, कह सकते हैं कि एक कदम आगे बढ़ने का है। तो ये 4 नीतीश कुमार के करीबी हैं। इन चारों पर ईडी और सीबीआई का दबाव नीतीश कुमार के सामने में है कि ये चारों व्यक्ति जो आपके चहेते हैं। अशोक चौधरी पर भी कई तरह के आरोप हैं। सीबीआई में पत्नी पर पहले से ही केस है। उस केस में अभी भी सरकार की मेहरबानी से ही वो बचे हुए हैं। कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस छोड़कर जो ये जदयू में आए थे, जिस समय में टूट हुई थी, उस समय में भी वही केस एक बड़ी वजह थी। पत्नी बैंक के फ्रॉड में उन पर मामला दर्ज है। उसको लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, फिर भी उनको राहत नहीं मिली है। तो अशोक चौधरी पहले से ही परेशान है। तो ये 4 जो पिलर हैं, ये इस पिलर पर खतरा मंडरा रहा है। अब नीतीश को निर्णय लेना है, उन चारों पिलर को ध्वस्त होते देखना है या फिर साथ बीजेपी में चलना है। दूसरा, अधिकारियों के ये काफ़ी चहेते रहे हैं। इनके लिए बेटे और पार्टी कार्यकर्ता और अधिकारी में से किसी एक को चुनना होगा, तो ये हमेशा अधिकारी को चुने। और जब से ये पुल गिरा है, तब से इनके जो सबसे चहेते अधिकारी हैं, परते अमृत, उन पर तलवारें लटकनी शुरू हो गई है। और वो वक्त दूर नहीं है जब हाई कोर्ट इस मामले की सीबीआई की जांच का आदेश दे दे। और सीबीआई की जांच का आदेश दिए तो परते अमृत को जाना तय है, इसमें भी कहीं कोई संदेह नहीं है। और बात आगे बढ़ेगी, अगर घोटाले की बात होगी तो इनके चहेते दीपक कुमार जो इनके साथ रह रहे हैं, आंच वहां भी जाएगी। आनंद किशोर, वहां भी जाएगी आंच। जो पूर्व डीजीपी सिंघल हैं, जो अभी इनको आयोग का चेयरमैन बनाए हैं बहाली का, जांच वहां भी जाएगी। क्योंकि ये सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं न कहीं नीतीश कुमार के साथ रहते हुए बहुत सारे नियमों को नज़रअंदाज किया है। याद होगा, एक सफाई एजेंसी पर भी छापेमारी हुई थी, पंजाब की वो एजेंसी थी। वो इशारा था कि होम मुख्यमंत्री के अंदर में है, और किस तरीके से सफाई के सहारे माल की सफाई हुई है करोड़ों में। वहाँ भी कहीं न कहीं खेल हो रहा है। मतलब सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नीतीश कुमार के आसपास जो रहने वाले पदाधिकारी हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, उनको अगर नीतीश कुमार सिलेंडर नहीं बोलते हैं तो उन पर शिकंजा कसेगा, ये अब दिखने लगा है। क्योंकि जो महाराष्ट्र मॉडल है, अगर उस मॉडल को अगर आप समझ सकते हैं, जो उनका यूपी मॉडल है मायावती को लेकर, ममता को लेकर जो उनका मॉडल है, केजरीवाल को लेकर जो मॉडल है, अगर उस मॉडल के आधार पर अगर आप बात करें तो नीतीश कुमार को इन्हीं सब कारणों से उस मॉडल में लपेटा जा सकता है। अब देखना यह है कि नीतीश कुमार शरद पवार की तरह स्टैंड लेते हैं या फिर अजित पवार की तरह बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। ये देखना दिलचस्प होगा। वैसे ललन सिंह जिस तरीके से मजबूती के साथ खड़े हैं, विजय चौधरी जिस अंदाज में रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हालांकि विजय चौधरी में वो दम नहीं है, लेकिन ललन सिंह में ये अप्रत्याशित बदलाव देखने को मिल रहा है। 2017 में जब टूट हुई थी, मतलब आरजेडी से फिर बीजेपी में आए थे, उस समय में ललन सिंह, संजय झा और आरसीपी ही मुख्य करता थे आरजेडी से अलग करने वाले में। संजय झा का तो नाम भी लिया मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में। लेकिन इस बार चीज़ें थोड़ी बदली हुई दिख रही हैं। ललन सिंह का स्टैंड, मतलब एक गजब बदलाव दिख रहा है ललन सिंह के स्टैंड में। फिर कई ऐसे लोग हैं जदयू में भी जो संघर्ष के मूड में हैं कि संघर्ष, जेल जाएं तो जाएं, हम संघर्ष करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि नीतीश इसके लिए तैयार हैं कि नहीं, क्योंकि निर्णय नीतीश को लेना है। ये भी तय है कि सुनील पिंटू सहित कई ऐसे सांसद हैं जो आने वाले चंद महीनों के अंदर ही नीतीश पर हमला बोलेंगे। ये भी तय है, क्योंकि कई ऐसे सांसद हैं जिनका टिकट कटेगा, और अगर नीतीश उनको टिकट देंगे तो वो बुरी तरह चुनाव भी हारेंगे। ये भी तय है। इसलिए ऐसे लोगों का टिकट कटना तय है, और वो बीजेपी के संपर्क में लगातार हैं। ऐसे 5 से 7 सांसद इनके हैं
जो पाला बदल सकते हैं। मतलब चुनाव में उनको बीजेपी टिकट दे या ना दे, लेकिन नीतीश पर इस दौरान हमला करने के लिए वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नीतीश पर अब सब कुछ निर्भर है। या तो नीतीश शरद पवार की तरह स्टैंड ले या फिर अजीत पवार की तरह बीजेपी में चले जाए। हालांकि बीजेपी के तमाम बिहार के नेता लगातार बयान दे रहे हैं कि नीतीश की एंट्री नहीं होगी, अब बहुत हो गया, अब नीतीश का सवाल ही नहीं है। लेकिन उन तमाम नेताओं की हैसियत शाह और मोदी के सामने इतना ही है कि वो ठीक से बैठ भी नहीं सकते, बोलने की बात तो छोड़ दीजिए। और मोदी को कम से कम पता है कि बिहार में यथास्थिति बहाल रहे, इसके लिए नीतीश की कितना ज़रूरत है, नीतीश की कितनी ज़रूरत है पता है। और जो लोग हल्ला हंगामा कर रहे हैं ना, सवर्ण लोग नीतीश को लेकर, वो रातों रात बदल जाएंगे, सब नीतीश का चालीसा पढ़ना शुरू कर देगा। उसका कोई चरित्र है? हम तो रोज़ देखते हैं ऐसे लोगों को ना। अभी आरजेडी के साथ है तो नीतीश महान चोर, महान भ्रष्टाचारी, महान करप्ट, जंगल राज आ गया। लेकिन जैसे ही बीजेपी के साथ आएगा सब मंगल राज आ जाएगा। वैसे भी नीतीश कुमार स्पेस बचा कर रखे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि स्पेस नहीं है वहाँ जाने के लिए। बीजेपी के जितने बड़े नेता हैं, चाहे मंगल पांडे हो, चाहे नंदकिशोर यादव हो, चाहे प्रेम कुमार हो, सारे लोगों का बंगला खाली हो गया। नितिन नवीन हो, सारे लोग अभी भी मंत्री के बंगला में रह रहे हैं और मज़े से रह रहे हैं। और उन पर भवन निर्माण विभाग अलग से कोई रेंट भी नहीं लगा रहा है। समझ में आ रहा है ना? हरिवंश जी तो पहले से वहाँ हैं। परिस्थिति पूरी उनके अनुकूल है। बीजेपी में जाने के लिए उनके पास कुछ कहने की जरूरत नहीं है, उनके पास परिस्थिति भी है और जाने का रास्ता कैसे तैयार किया जाए इसकी तैयारी भी पहले से है। जब मतलब मिनटों में चीज़ें बदल सकती हैं, ये भी समझिए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि नीतीश कुमार की एंट्री बीजेपी ने बंद कर दी है। वो मोदी शाह समझे नहीं समझे, मोदी इस बात को समझ रहे हैं कि नीतीश क्यों जरूरी है। इसलिए पासा बदलने में कोई परेशानी नहीं है। बदलेंगे तो पूरी पार्टी के साथ जाएंगे, भले बगावत हो ये अलग बात है। इस बार बगावत होगा उनके अंदर भी, लेकिन जाएंगे तो पूरी पार्टी के साथ जाएंगे। और ये कयास जो लगाया जा रहा है कि इनके विधायक को तोड़ देंगे, इसकी इतनी हैसियत न आरसीपी में था और न पार्टी के किसी दूसरे नेता में। और कुछ सवर्ण विधायकों के बारे में लोग कह रहे हैं तो उन्हें जानकारी नहीं है कि जो अजय चौधरी जो बेनीपुर से विधायक हैं, उनसे नीतीश का क्या रिश्ता है। शालिनी मिश्रा का टिकट भले ही आरसीपी दिलाए हैं, लेकिन शालिनी मिश्रा का नीतीश विजय चौधरी से क्या रिश्ता है किसी को पता नहीं है। रिंकू सिंह बगहा से विधायक हैं, फॉरवर्ड हैं, वो भी कसमकस की स्थिति में रहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि उनका जदयू में ललन सिंह से क्या रिश्ता है। उनका पूर्व मुख्य सचिव रहे हुए हैं अंजनी सिंह, उनसे उनका क्या रिश्ता रहा है। कई तरह की घेराबंदी जो सवर्ण विधायक हैं वो टूट कर ना जाए, इसको लेकर नीतीश कुमार के कई लेयर पर लोग हैं। इसलिए ये सब होने वाला नहीं है। हाँ, होगा तो पूरी तरफ से जाएगा। अब तय नीतीश को करना है कि वो शरद पवार की तरह पार्टी या फिर लोगों अपने चहेते को जेल जाना देखना पसंद करेंगे और 2024 के लिए कुर्बानी देने को तैयार रहते हैं, या फिर बीजेपी के सामने वो आत्मसमर्पण करते हैं। इससे इतर बिहार में और कुछ भी होने वाला नहीं है।